कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित। G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की हर एक खबर देश के अलग अलग शहरों से हर पल DD न्यूज पर। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित। कारीगरों के मानक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है पीएम विकास का उद्देश्य। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से आज पुणे में चौथी Y20 परामर्श बैठक का आयोजन। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की आज ईडी के सामने होगी पेशी। देश में इन्फ्लुएंजा H3N2 और कोविड की स्थिति को लेकर आज दोपहर नई दिल्ली में नीति आयोग में एक समीक्षा बैठक में नीति आयोग के सदस्य और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत तमाम उच्चाधिकारी लेंगे हिस्सा। वहीं इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल की थी एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। और अहमदाबाद टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू। भारतीय टीम ने अपने कल के 36 रन के स्कोर से आगे खेलना किया शुरू। ख्वाजा और कैमरन ग्रीन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए हैं 480 रन। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का उद्देश्य कारीगरों के मानक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है। वेबिनार में 4 सत्र होंगे, जिसमें घरेलू और वैश्विक बाजारों के साथ विपणन समर्थन, लाभार्थियों की पहचान और कार्यान्वयन ढांचे सहित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय बजट 2023 में घोषित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में विचारों और सुझावों के लिए सरकार 12 वेबिनार आयोजित कर रही है। ये वेबिनार इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे हम बातचीत करेंगे। अरुण, पिछले कुछ दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ओर से लगातार बजट वेबिनारों को संबोधित किया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन विषयों पर प्रधानमंत्री वेबिनार्स को संबोधित कर रहे हैं उसमें अभी तक सरकार की ओर से पिछले 8-9 साल में उस क्षेत्र में क्या कुछ किया गया है और आने वाले समय के लिए क्या कुछ रोड मैप है, उसको प्रधानमंत्री रख रहे हैं। आज का विषय कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत 2047 तक इस बात पर फोकस कर रहा है कि कैसे कोई स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन सके, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जो स्किल जो कौशल प्रदान किया जाता है युवाओं को, तो कैसे एक कैपिटल बन सके दुनिया भर में इस लिहाज से। तो उस लिहाज से स्किल इंडिया मिशन के लिए कौशल प्रदान करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजट में कई मेजर अनाउंसमेंट्स किए गए थे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इसकी शुरुआत होगी। हम इस बात को जानते हैं कि अभी तक हमने जो अर्लियर वर्जन्स ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देखा है, वहां कहीं ना कहीं फोकस था कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्किल को मुहैया कराया जा सके, जैसे कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर,
फार्मा क्षेत्र के अंदर या अन्य सब्सिक्वेंट सेक्टर्स के अंदर। अब उसके बाद हमने ये भी देखा कैसे सर्विसेज रिलेटेड जो स्किल्स है उसको मुहैया कराने पर फोकस रहा, हॉस्पिटैलिटी फॉर दैट मैटर, ब्यूटिशियन कोर्सेज फॉर दैट मैटर, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। अब जो 4.0 की जो शुरुआत होने जा रही है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इस बात पर है कि कैसे हम एआई ड्रिवन जो स्किल्ड मैन पावर को डेवलप कर सके। हम जानते हैं कि एआई किस बेहतरी के साथ में इस समय पर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ऐसे में भारत इस मार्केट को टैप करना चाहता है और अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको एआई के साथ, जिसपे कोडिंग आ जाता है, रोबोटिक्स आ जाता है, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री 4.0 की जो रिक्वायरमेंट है, उस लिहाज से इसको पोजीशन करके इसकी शुरुआत होगी। तो कैसे तमाम स्टेक होल्डर्स एक साथ आ सके, इस बात के ऊपर फोकस रखा जा रहा है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली कहा कि भारत एक तरह से ग्लोबल कैपिटल बनना चाहता है स्किल्स के लिहाज से, तो देश के अलग अलग राज्यों के अंदर 30 इंटरनेशनल स्किल्स सेंटर की भी शुरुआत होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फास्ट ट्रैक होता है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस इस बात पर है कि जो बजट में जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उसको फास्ट ट्रैक किया जा सके, मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा सके। तो अभी तक की जो रिक्वायरमेंट है जो हमारे स्किल्ड मैन पावर की है, प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हमें स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग के ऊपर फोकस करना होगा। तो जो 30 इंटरनेशनल स्किल्स सेंटर की जो शुरुआत करने की जो बात कही गई है अलग अलग राज्यों के अंदर, वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि इवन जो टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स है, जो रीजनल सेंटर्स हैं, वहां पर भी आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो स्किल्स हैं वो मुहैया करा सकेंगे। इंडस्ट्री रेडी जो स्किल्ड मैन पावर है वो कहीं ना कहीं मुहैया हो सकेगा। यानी कि किसी इंडस्ट्री को अगर रिक्वायरमेंट है एआई ड्रिवन या फिर रोबोटिक्स डेवलपर्स की या फिर रोबोटिक्स मैकेनिक्स की, तो अगर वो स्किल्ड इंटरनेशनल सेंटर में अगर ट्रेंड यंगस्टर्स मौजूद है, मुहैया हो चुके हैं, तो वो जाहिर सी बात है आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को रियल टाइम में एक तरह से पूरा करता हुआ दिखाई देगा। सरकार दो चीजों पे एक तरह से अहम फोकस कर रही है इस समय पर। एक, कैसे कि हम लोग जो इंडस्ट्री 4.0 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने मैन पावर को स्किल कर सकें, और दूसरा जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है वो कैसे आपस में मिल सके, लिंक हो सके, इंटीग्रेट हो सके, ताकि जहां पर डिमांड हो वहां पर एक तरह से जो डेडिकेटेड या फिर जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी डिमांड को पूरा करा जा सके। चाहे वो एमएसएमईज का क्षेत्र हो, इंडस्ट्रीज का क्षेत्र हो, हर जगह पर इस डिमांड को पूरा किया जा सके। तो उस लिहाज से आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस वेबिनार को संबोधित करेंगे, की जो फोकस एरिया है वो स्किल्ड मैन पावर, स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग के ऊपर फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। कैसे एमएसएमईज में स्किल जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, और जो मेजर अनाउंसमेंट्स किए गए हैं बजट के अंदर उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सके, जिससे कि भारत डेवलप कंट्री बनने के साथ साथ कैसे एक स्किल्ड मैन पावर या फिर ग्लोबल कैपिटल बन सके स्किल्ड मैन पावर का। अरुण, ये तो आपने जो आज का सब्जेक्ट है उसको लेकर के जानकारी दी। ये जो एक शुरुआत है जो वेबिनार की जा रही हैं, 12 वेबिनार, ये कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? क्योंकि इसमें जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत, वो सब आपस में सोच विचार करके बजट को किस तरह से कार्यान्वित करना है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ये कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए दो चीजें होती हैं। एक होता है अनाउंसमेंट करना जो कि सरकार करती है, और एक होता है उसे एग्जीक्यूट करना एज सुन एज पॉसिबल, यानी मिशन मोड में आप एग्जीक्यूट करना। पहले के बजट हम देखते थे कि अनाउंसमेंट किया जाता था, उसके बाद स्टेट सेंटर आपस में काम करते थे, अनाउंसमेंट हो गया है, कब कितना अनाउंसमेंट इंप्लीमेंट जमीन पर पहुंच रहा है, कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं, और एक तरह से कोई ऊपर टॉप लीडरशिप नहीं थी कि कैसे उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरह से इस बात पर फोकस किया कि अनाउंसमेंट जो की जा रही है वो जल्द से जल्द एग्जीक्यूट भी हो सके ग्राउंड लेवल के ऊपर। इससे जो हमने जो तमाम जो लगभग डजन भर जो वेबिनार्स देखे हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संबोधन किया है, उसमें जो की फोकस एरिया वो यही है कि अनाउंसमेंट हो चुकी है, इसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट किया सके, नंबर 1। दूसरा, हर स्टेक होल्डर्स के पास कोई एक इनोवेटिव आइडियाज जरूर होते हैं कि भाई जो अनाउंसमेंट की गई है उसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो क्या इनोवेटिव मेथड्स को या स्ट्रेटजीज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि उसको एक तरह से हम ग्राउंड पर जल्द से जल्द उतार सके। नंबर 3, जो अनाउंसमेंट की गई है वो एक तरह से जो फार फ्लंग एरियाज हैं, टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स है, वहां पर जल्द से जल्द कैसे पहुंच सके, क्या कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है तो अरुण, मैं आपको रोकना चाहूंगा, दरअसल अब हम सीधे इस वेबिनार की ओर चलते हैं।
नमस्कार सर। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे लिए अति गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान कार्यक्रम की चर्चा के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए हम सभी आपका स्वागत और धन्यवाद करते हैं। साथ ही मैं माननीय मंत्री एमएसएमई श्री नारायण राणे जी, माननीय राज्य मंत्री एमएसएमई श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी तथा माननीय राज्य मंत्री टेक्सटाइल्स श्रीमती दर्शना जरदोश जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच इस वेबिनार में वर्चुअल माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय तथा टेक्सटाइल मंत्रालय के कुल करीब 640 क्षेत्रीय कार्यालयों से अनेक प्रतिभागी और विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न संस्थाओं और देश भर की करीब 280 औद्योगिक संघों से उद्यमी सदस्यगण भी शामिल हैं। इनके अलावा वेब लिंक के जरिए भी भारी संख्या में एमएसएमई, कुटीर उद्यमियों आदि जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वेबिनार से पूर्व संभावित लाभार्थियों सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के 10 से अधिक सत्र किए गए। आज का यह वेबिनार सभी स्टेक होल्डर्स के संवाद और सुझाव को लेकर एक सफल कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में सहायक साबित होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी को यहाँ उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अपना मार्गदर्शन और आशीर्वचन देने का आग्रह करता हूँ। सर। नमस्कार जी। पिछले कई दिनों से बजट के बाद वेबिनार का एक सिलसिला चल रहा है। पिछले 3 साल से बजट के बाद बजट को लेकर के स्टेक होल्डर से बात करने की एक परंपरा हमने शुरू की है और जो बजट आया है उसको हम जल्दी से जल्दी बहुत ही फोकस वे में कैसे लागू करें, स्टेक होल्डर्स उसके लिए क्या सुझाव देते हैं, उनके सुझावों पर सरकार कैसे अमल करे, यानी एक बहुत ही उत्तम तरीके का मंथन चला है। और मुझे खुशी है कि सभी एसोसिएशंस, व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए, बजट का जिनके साथ सीधा संबंध है, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, आदिवासी हो, हमारे दलित भाई बहन हो, सभी स्टेक होल्डर्स और हजारों की तादाद में और पूरा दिन भर बैठे, बहुत ही उत्तम सुझाव निकले हैं। सरकार को भी उपयोग में आए ऐसे सुझाव आए हैं। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इस बार बजट के वेबिनार में बजट में ये होता, वो न होता, ये होता, ऐसी कोई चर्चा करने के बजाय सभी स्टेक होल्डर्स ने इस बजट को कैसे सर्वाधिक उपकारक बनाया जाए, इसके क्या रास्ते हो सकते हैं, इसकी सटीक चर्चा की है। ये हमारे लिए लोकतंत्र का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय है। जो चर्चा संसद में होती है, जो चर्चा सांसद करते हैं, वैसे ही गहन विचार जनता जनार्दन से भी मिलना अपने आप में बहुत ही उपकारक ये एक्सरसाइज है। आज बजट का ये वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर, उनके कौशल को समर्पित है। बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने
उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, और उसको अगर सरल भाषा में कहना है तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ये इसी सोच का नतीजा है। इस बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के ऐलान से आमतौर पर व्यापक चर्चा हुई है, अखबारों का भी ध्यान गया है, जो अर्थवेत्ता हैं उनका भी ध्यान गया है, और इसलिए इस योजना की घोषणा ही एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। अब इस योजना की आवश्यकता क्या रही? क्या इसका नाम विश्वकर्मा ही रखा गया? कैसे आप सभी स्टेक होल्डर्स इस योजना की सफलता के लिए बहुत ही अहम है। इन सभी विषयों पर कुछ बातें मैं भी करूंगा और कुछ बातें आप लोग चर्चा से मंथन करके निकालेंगे। साथियों, हमारी मान्यताओं में भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के नियंता और निर्माता माने जाते हैं। उन्हें सबसे बड़ा शिल्पकार कहा जाता है, और जो विश्वकर्मा की मूर्ति के लोगों ने कल्पना की, उनके हाथों में सारे अलग अलग औजार हैं। हमारे समाज में अपने हाथ से कुछ ना कुछ सृजन करने वाले, और वो भी औजार की मदद से करने वाले, उन लोगों की एक समृद्ध परंपरा रही है। जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करते हैं उनकी तरफ तो ध्यान गया है, लेकिन हमारे लुहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, कारीगर, राजमिस्त्री अनेकों हैं जो सदियों से अपनी विशिष्ट सेवाओं की वजह से समाज का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इन वर्गों ने बदलती हुई आर्थिक जरूरतों के मुताबिक समय समय पर खुद में भी बदलाव किया है। साथ ही इन्होंने स्थानीय परंपराओं के अनुसार नई नई चीजों का विकास भी किया है। अब जैसे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हमारे किसान भाई बहन अनाज को बांस से बने एक स्टोरेज स्ट्रक्चर में रखते हैं, इसे कांगी कहते हैं, और इसे स्थानीय कारीगर ही तैयार करते हैं। इसी तरह अगर हम कोस्टल एरिया में जाए, तटीय इलाकों में जाए, तो समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए तरह तरह के शिल्प का विकास हुआ है। अब केरला की बात करें तो केरला की उरू बोट पूरी तरह हाथ से तैयार की जाती है। मछली पकड़ने वाली इन नौकाओं को वहां के बढ़ई ही तैयार करते हैं। इसे तैयार करने के लिए विशेष तरह का कौशल, दक्षता और विशेषज्ञता चाहिए होती है। साथियों, स्थानीय शिल्प के छोटे पैमाने पर उत्पादन और उनके प्रति लोगों का आकर्षण बनाए रखने में कारीगरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहां उनकी भूमिका एक प्रकार के समाज के भरोसे ही छोड़ दी गई और उनकी भूमिका को सीमित कर दिया गया। स्थिति तो ये बना दी गई कि इन कार्यों को छोटा बताया जाने लगा, कम महत्व का बताया जाने लगा। जबकि एक समय था, ऐसा भी था कि इसी से दुनिया भर में हमारी पहचान थी। ये निर्यात का एक ऐसा प्राचीन मॉडल था जिसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे कारीगरों की थी। लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड में ये मॉडल भी चरमरा गया, उसको बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। आजादी के बाद भी हमारे कारीगरों को सरकार से एक जो इंटरवेंशन की आवश्यकता थी, बहुत ही सुघड़ तरीके से इंटरवेंशन की आवश्यकता थी,
जहां जरूरत पड़े मदद की आवश्यकता थी वो नहीं मिल पाई। नतीजा ये हुआ कि आज अधिकांश लोग इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर से सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ कुछ जुगाड़ करके गुजारा कर लेते हैं। कई लोग अपना पुश्तैनी और पारंपरिक व्यवसाय छोड़ रहे हैं। उनके पास आज की आवश्यकताओं के अनुसार ढलने के लिए सामर्थ्य कम पड़ रहा है। हम इस वर्ग को ऐसे ही अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते। ये वो वर्ग हैं जो सदियों से पारंपरिक तरीकों के उपयोग से अपने शिल्प को बचाए हुए हैं। ये वो वर्ग हैं जो अपने असाधारण कौशल और यूनिक क्रिएशन से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के प्रतीक है। हमारी सरकार ऐसे लोगों को, ऐसे वर्गों को नए भारत का विश्वकर्मा मानती है और इसलिए उनके लिए विशेष तौर पर पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की जा रही है। ये योजना नई है लेकिन महत्वपूर्ण है। साथियों, आमतौर पर हम एक बात सुनते रहते हैं, मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है और समाज की विभिन्न शक्तियों के माध्यम से समाज व्यवस्था विकसित होती है, समाज व्यवस्था चलती है। कुछ ऐसी विधाएं होती हैं जिनके बिना समाज का जीवन बसना भी मुश्किल होता है, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं होता है। इसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हो सकता है उन कार्य को आज टेक्नोलॉजी की मदद मिली हो, उनमें और आधुनिकता आई हो, लेकिन उन कार्यों की प्रासंगिकता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। जो लोग भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि किसी परिवार में फैमिली डॉक्टर भले ना हो या ना हो, लेकिन आपने देखा होगा फैमिली सुनार जरूर होता है। यानी हर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी एक खास सुनार परिवार के यहां से ही गहने बनवाते हैं, गहने खरीदते हैं। ऐसे ही गांव में, शहरों में विभिन्न कारीगर हैं जो अपने हाथ के कौशल से औजार का उपयोग करते हुए जीवन यापन करते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का फोकस ऐसे एक बहुत बड़े बिखरे हुए समुदाय की तरफ है। साथियों, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना को देखें तो गांव के जीवन में खेती किसानी के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। गांव के विकास के लिए गांव में रहने वाले हर वर्ग को सक्षम बनाना, आधुनिक बनाना, ये हमारी विकास यात्रा के लिए आवश्यक है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में आदि महोत्सव गया था। वहां मैंने देखा कि हमारे आदिवासी जनजातीय क्षेत्र के हस्तकला में और अन्य कामों में जो लोगों की महारत है, ऐसे कई लोग आए थे, वो स्टॉल लगाए थे। लेकिन मेरा ध्यान एक और गया, वहां जो लाख से चूड़ी बनाने वाले लोग थे, लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र था। ये लाख में से चूड़ी कैसे बनाते हैं, उसका पेंटिंग कैसे करते हैं और गांव की महिलाएं कैसे कर रही है, साइज के विषय में उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है। और मैं देख रहा था वहां जो भी लोग आते थे 5-10 मिनट वहां तो खड़े ही रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो लोहे का काम करने वाले हमारे लुहार भाई बहन हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले हमारे कुम्हार भाई बहन हैं, लकड़ी का काम करने वाले हमारे लोग हैं, सोने का काम करने वाले हमारे सुनार हैं, इन सभी को अब सपोर्ट किया जाना आवश्यक है। जैसे हमने छोटे दुकानदारों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई, इसका उन्हें लाभ मिला, वैसे ही पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों की बड़ी मदद होने जा रही है। मैं एक बार यूरोप के किसी देश में गया था, ये बहुत साल पहले की बात है।
तो जो गुजराती वहाँ ज्वेलरी के बिजनेस में है, ऐसे लोगों से मिलना हुआ। तो मैंने कहा आजकल क्या है? उन्होंने कहा साहब ज्वेलरी में तो इतनी टेक्नोलॉजी आई है, इतने मशीन आए हैं, लेकिन आम तौर पर जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है उसका बहुत आकर्षण है और बहुत बड़ा मार्केट है। यानी इस विधा का भी सामर्थ्य है। साथियों, ऐसे कई अनुभव है और इसलिए इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार हर विश्वकर्मा साथी को होलिस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रदान करेगी। विश्वकर्मा साथियों को आसानी से लोन मिले, उनका कौशल बढ़े, उन्हें हर तरह का टेक्निकल सपोर्ट मिले, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल एम्पावरमेंट, ब्रांड प्रमोशन और उत्पादों के बाजार तक पहुंच बनाने की व्यवस्था भी की जाएगी। रॉ मटेरियल भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्ध परंपरा को संरक्षित तो करना ही करना है, उसका बहुत विकास करना है। साथियों, अब हमें स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। सरकार आज मुद्रा योजना के जरिए करोड़ों रुपए का लोन बिना बैंक गारंटी दे रही है। इस योजना का भी हमारे विश्वकर्मा साथियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना है। हमारे जो डिजिटल साक्षरता वाले अभियान है, उनमें भी हमें अब विश्वकर्मा साथियों को प्राथमिकता देनी है। साथियों, हमारा उद्देश्य आज के विश्वकर्मा साथियों को कल का बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए हम उनके बनाए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, आकर्षक डिजाइनिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रहे हैं। इसमें ग्राहकों की भी जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। हमारी नजर सिर्फ स्थानीय बाजार पर ही नहीं है, बल्कि हम ग्लोबल मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं। आज यहां जुटे सभी स्टेक होल्डर से मेरा आग्रह है कि वो विश्वकर्मा साथियों की हैंड होल्डिंग करें, उनमें जागरूकता बढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इसके लिए आप सबसे आग्रह है कि हम सब जितना जमीन से जुड़े लोगों से जुड़े, इन विश्वकर्मा साथियों के बीच कैसे जाएं, उनकी कल्पनाओं को कैसे पंख दें। साथियों, कारीगरों, शिल्पकारों को हम वैल्यू चेन का हिस्सा बनाकर ही उन्हें मजबूत कर सकते हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए सप्लायर और प्रोड्यूसर बन सकते हैं। उन लोगों को टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद उपलब्ध कराकर उन्हें अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बनाया जा सकता है। उद्योग जगत इन लोगों को अपनी जरूरतों के साथ लिंक करके उत्पादन बढ़ा सकता है। उद्योग जगत उन्हें स्किल और क्वालिटी की ट्रेनिंग भी दे सकता है। सरकारें अपनी योजनाओं में बेहतर तालमेल बना सकती है और बैंक इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं। इस तरह ये हर स्टेक होल्डर के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। कॉरपोरेट कंपनियों को कॉम्पिटिटिव प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सकता है। बैंकों का पैसा ऐसी योजनाओं से लगेगा जिस पर भरोसा किया जा सकता है और इससे सरकार की योजनाओं का व्यापक असर दिखेगा। हमारे स्टार्टअप्स भी ई कॉमर्स मॉडल के द्वारा शिल्प उत्पादों के लिए बड़ा बाजार तैयार कर सकते हैं। इन उत्पादों को बेहतर टेक्नोलॉजी, डिजाइन, पैकेजिंग
और फाइनेंसिंग में भी स्टार्टअप से मदद मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि पीएम विश्वकर्मा के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के साथ साझेदारी और मजबूत होगी। इससे प्राइवेट सेक्टर की इनोवेशन की ताकत और बिजनेस के अवसर का हम पूरा फायदा उठा सकेंगे। साथियों, मैं यहां मौजूद सभी स्टेक होल्डर से कहना चाहूंगा कि वो आपस में चर्चा करके एक मजबूत कार्य योजना तैयार करें। हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत दूर सुदूर क्षेत्रों में भी रहते हैं। उनमें कई लोगों को पहली बार सरकारी योजना का लाभ मिलने की संभावना है। ज्यादातर हमारे भाई बहन दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला और दूसरे कमजोर वर्गों से ही हैं। इसलिए एक व्यवहारिक और प्रभावशाली रणनीति बनाने की जरूरत है, जिसके द्वारा हम जरूरतमंदों तक पहुंच सके और उन्हें पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बता सके, उन तक योजना का लाभ पहुंचा सके। एक समय सीमा तय करके हमें मिशन मोड में काम करना ही है। और मुझे विश्वास है कि आप आज जब चर्चा करेंगे तब आपके पास बजट ध्यान में होगा, साथ साथ ऐसे लोग ध्यान में होंगे, उनकी जरूरतें आपके ध्यान में होगी, उसको पूर्ण करने का तरीका क्या हो सकता है, योजना की डिजाइन क्या हो, प्रोडक्ट क्या हो, ताकि हम सच्चे अर्थ में लोगों का भला कर सके। साथियों, आज ये वेबिनार का आखिरी सत्र है। अब तक हमने 12 वेबिनार किए हैं, बजट के अलग अलग हिस्सों पर किए हैं और बहुत मंथन हुआ है। अब परसों से पार्लियामेंट शुरू होगी तो एक नए विश्वास के साथ, नए सुझावों के साथ सभी सांसद संसद में आएंगे और बजट पारित होने तक की प्रक्रिया में और नई प्राण शक्ति नजर आएगी। ये मंथन अपने आप में एक अनोखा इनिशिएटिव है, उपकारक इनिशिएटिव है और पूरा देश इससे जुड़ता है, हिंदुस्तान के हर जिले जुड़ते हैं। और जिन्होंने समय निकाला, इस वेबिनार को समृद्ध किया, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं एक बार फिर आज जो सब उपस्थिति है उनका भी अभिनंदन करता हूं और अब तक सभी वेबिनार को जिन्होंने चलाया है, आगे बढ़ाया है, उत्तम सुझाव दिए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। वो बजट उपरांत जो वेबिनारों की श्रृंखला है उसकी अंतिम श्रृंखला, उस श्रृंखला की अंतिम वेबिनार को आज वो संबोधित कर रहे थे। और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर, क्योंकि आज की जो वेबिनार थी ये पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर के ये वेबिनार थी, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है वो शुरू की गई है छोटे कारोबारियों के लिए, जैसे बढ़ई, सुनार, लोहार, इस तरह के कारोबारियों के लिए वो शुरू की गई है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का मकसद इन लोगों को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना और उन्हें हर तरह की मदद देना इस योजना का मकसद है। और इस योजना से निजी सेक्टरों के साथ साझेदारी और मजबूत होगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के लिए समय सीमा तय कर मिशन मोड में काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये योजना जिन लोगों के लिए बनी है उन लोगों तक ये योजना पहुंच सके। और जो अभी तक वेबिनार चली हैं, 12 वेबिनार प्रधानमंत्री ने संबोधित की हैं और इन वेबिनार में किसी विषय पर जो बजट से जुड़े हुए विषय हैं उसको बजट के बाद जो बजट की योजनाएं हैं किस तरह से उसको कार्यान्वित करना है, इसको लेकर के काफ़ी मंथन इन वेबिनार में हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये मंथन अपने आप में अनोखी शुरुआत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने
ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की आज ईडी के समक्ष पेशी होनी है। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता से हैदराबाद में 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। कविता को यह सम्मन हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को सोमवार रात इस मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद भेजा गया है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। इसके अलावा इस मामले में शराब कारोबारी अमनदीप ढल को भी 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं संबंधी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि पिल्लई ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पहुंचाने के वास्ते सांठगांठ की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रियल टाइम के आधार पर एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP नेटवर्क के जरिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर गहरी नजर रख रहा है। इसके अलावा मंत्रालय मौसमी इन्फ्लुएंजा के H3N2 सब टाइप के कारण रुग्णता और मृत्यु दर की निगरानी करने के साथ उन पर कड़ी नजर रख रहा है। मौसमी इन्फ्लुएंजा के संबंध में सह रुग्णता वाले युवा बच्चे और वृद्धजन सबसे अधिक प्रभावित होने वाले संभावित समूह हैं। अब तक कर्नाटक और हरियाणा ने H3N2 इन्फ्लुएंजा से एक मृत्यु की पुष्टि की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को रोगियों के वर्गीकरण, उपचार, प्रोटोकॉल और वेंटिलेटर प्रबंधन पर दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने H1N1 मामलों से निपटने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के टीकाकरण के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी है। वहीं इस संबंध में ICMR ने भी एडवाइजरी जारी की है। मौसमी इन्फ्लुएंजा एक तीव्र श्वसन संक्रमण रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ये विश्व के सभी हिस्सों में फैलता है और वैश्विक स्तर पर कुछ महीनों के दौरान इसके मामले बढ़ते हुए देखे गए हैं। भारत में हर साल मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले 2 बार सबसे अधिक दर्ज होते हैं, पहला जनवरी से मार्च तक और दूसरा मानसून के बाद के मौसम में। मार्च के अंत से मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। देश में इन्फ्लुएंजा H3N2 और कोविड की स्थिति को लेकर आज दोपहर करीब 1 बजे नीति आयोग में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। बैठक में नीति आयोग के सदस्य, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, फार्मा सचिव, DG ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधिकारी हिस्सा लेंगे। बीते 2 महीने से देश में इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को कर्नाटक के मांड्या और हुबली धारवाड़ का दौरा करेंगे और लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का लोकार्पण शामिल है, जिससे यात्रा की अवधि 3 घंटे से कम होकर 75 मिनट रह जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मैसूरू खुशालनगर 4 लेन राजमार्ग का शिलान्यास और IIT धारवाड़ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गौरतलब है कि फरवरी 2019 में PM मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके साथ ही श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का लोकार्पण और पुनर्विकसित होसपेटे स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे हम्पी स्मारकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री धारवाड़ बहुग्राम जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे और हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में भारतीय स्टार्टअप परितंत्र के विकास संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें तकनीकी परिदृश्य, भविष्य योजना, प्रचालन तंत्र में नवाचार, भारत को वैश्विक कौशल बाजार बनाना, महिला उद्यमिता जैसे विषय शामिल हैं। बता दें कि देश में नवाचार और स्टार्टअप बढ़ाने के लिए NSAC का गठन किया गया था। इससे सतत आर्थिक विकास और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। NSAC में संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के सदस्य और गैर सरकारी सदस्य शामिल हैं, जो विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में सांसदों का एक शिष्टमंडल बहरीन के दौरे पर है। भारतीय शिष्टमंडल आज अंतर संसदीय संघ के एशिया प्रशांत समूह की बैठक में शामिल होगा। भारतीय दल अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा में भी भाग लेगा। ओम बिरला अपने दौरे पर विभिन्न देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष G20 देशों के संसदों के पीठासीन अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और इस वर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले P20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज हरियाणा की मेजबानी में ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला में 26वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे, जो 14 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में 34 विभिन्न खेलों के 285 मुकाबलों में 2458 प्रतिभागी भाग लेंगे। इसमें लगभग 500 महिला प्रतिभागी शामिल हैं। खिलाड़ियों में सबसे बड़ा दल कर्नाटक का है, जिसमें 202 प्रतिभागी हैं। कुछ मुकाबले चंडीगढ़ और अंबाला में होंगे। हरियाणा इससे पहले भी वर्ष 2002 और वर्ष 2013 में इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर चुका है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। देश में महिलाओं के उत्थान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। महिलाओं ने इन विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश में महिला सशक्तिकरण पर निरंतर ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए इस वर्ष के बजट में सरकार की घोषणा की है। उनकी महिला हितैषी सोच को दर्शाती है। इस साल की बजट महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में और प्रोत्साहन देगा। भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयोजित 5वीं ई नीलामी में 11.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया। 5वीं ई नीलामी में प्राप्त अखिल भारतीय भारित औसत बिक्री मूल्य के मुकाबले 2140.28 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के भंडार को अखिल भारतीय भारित औसत आरक्षित मूल्य 2197.91 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर बेचा गया। अगली ई नीलामी 15 मार्च को आयोजित की जाएगी। सरकार ने गेहूं उठाने की प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करने की अनुमति दी है। सरकार द्वारा गेहूं और आटे की कीमत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बाजार हस्तक्षेप की दिशा में की जा रही पहल के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया। सना मारिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ जारी जंग में सैन्य सहायता मुहैया कराने के लिए फिनलैंड का आभार जताया। वहीं फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने कहा कि हर मोर्चे पर यूक्रेन का समर्थन किया जाएगा। सना मारिन और ज़ेलेंस्की ने सेंट माइकल्स कैथेड्रल में एक समारोह में भी भाग लिया। ईरान और सऊदी अरब ने शुक्रवार को 7 साल की शत्रुता के बाद संबंधों को फिर से स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के बीच दुश्मनी से खाड़ी में स्थिरता और सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया था। इससे यमन से सीरिया तक मध्य पूर्व में ईंधन संघर्ष भी हुए। दो प्रतिद्वंद्वी मध्य पूर्व शक्तियों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच बीजिंग में 4 दिनों की अज्ञात वार्ता के बाद इस सौदे की घोषणा की गई। ईरान, सऊदी अरब और चीन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार तेहरान और रियाद उनके बीच राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने और 2 महीने से अधिक की अवधि के भीतर अपने दूतावासों और मिशनों को फिर से खोलने पर सहमत हुए। समझौते में राज्यों की संप्रभुता के सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की उनकी पुष्टि शामिल है।
समझौते में सऊदी अरब और ईरान ने 2001 में हस्ताक्षरित एक सुरक्षा सहयोग समझौते को सक्रिय करने पर भी सहमति व्यक्त की। साथ ही व्यापार, अर्थव्यवस्था और निवेश पर एक और समझौता किया। दोनों देशों ने 2021 और 2022 में पहले की वार्ता की मेजबानी के लिए चीन, साथ ही इराक और ओमान को धन्यवाद दिया। समझौते पर ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली शामखानी और सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसाद बिन मोहम्मद अल एबन ने हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका समझौते की रिपोर्ट से अवगत था। उसने यमन में युद्ध समाप्त करने और मध्य पूर्व में तनाव कम करने में मदद करने के किसी भी प्रयास का स्वागत किया। ब्रिटेन समुद्री मार्गों से छोटी नौकाओं द्वारा प्रवासियों का अवैध आगमन रोकने के प्रयास के लिए फ्रांस को 3 वर्षों में 48 करोड़ पाउंड देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच पेरिस में एक शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इसके लिए अपने देश के योगदान की भी घोषणा की, हालांकि उन्होंने धनराशि का उल्लेख नहीं किया। इस धन का उपयोग 500 अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती और फ्रांस में एक नए हिरासत केंद्र बनाने में किया जाएगा। एलिसी पैलेस में सुनक के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मैक्रों ने कहा कि दोनों देशों के संयुक्त दल ने 30,000 छोटी नौकाओं को समुद्री रास्ता पार करने से रोका और अवैध रूप से देश में घुसने की कोशिश में लगे 500 लोगों को पिछले वर्ष गिरफ्तार किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सरकार के प्रमुख संकल्पों में अवैध प्रवासी नौकाओं को अपने यहां आने से रोकना बताया है। अमेरिका में नया बैंकिंग संकट शुरू हो गया है। वहां की शीर्ष 16 बैंकों में शुमार सिलिकॉन वैली बैंक को नियामक ने तत्काल बंद कर दिया है। तकनीकी स्टार्टअप को कर्ज देने के लिए मशहूर SVB फाइनेंशियल ग्रुप के संकट ने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में शुक्रवार को हलचल मचा दी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में गिरावट आ गई। नियामक ने एक बयान जारी कर बताया कि संघीय जमाकर्ता बीमा निगम को इस बैंक का रिसीवर नियुक्त किया गया है और बैंक की 210 अरब डॉलर की संपत्तियों को बेचा जाएगा। FDIC से बीमित SVB इस साल डूबने वाला पहला बैंक है। इससे पहले FDIC से बीमित आखिरी बैंक अक्टूबर 2020 में डूबा हुआ था, जब अल्मेना स्टेट बैंक को ताला लग गया था। FDIC ने एक बयान जारी कर कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक के सभी कार्यालय और शाखाएं 13 मार्च को खुलेंगी और सभी बीमित निवेशक सोमवार की सुबह अपने खाते का संचालन कर पाएंगे। SVB के शेयरों में शुक्रवार को बाजार पूर्व कारोबार में 66% गिरावट आ गई। SVB ने नियामकीय कार्रवाई के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उत्तरी नॉर्वे में संयुक्त वाइकिंग शीतकालीन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में 9 देशों के 20,000 से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं। अभ्यास का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण मौसम से निपटना और संयुक्त अभियान की तैयारियों को मजबूत करना है। सैन्य अभ्यास में कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले के तीसरे दिन आज भारतीय टीम ने 36 रन से आगे खेलना शुरू किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 82 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 480 रन पर समाप्त हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए उस्मान ख्वाजा ने 180 रन और कैमरन ग्रीन ने 114 रन की शानदार पारी खेली। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेट झटके थे। आज भारतीय टीम रोहित शर्मा और शुभमन गिल द्वारा मिली अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना चाहेगी। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 15 से 26 मार्च तक नई दिल्ली में होगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। भारत की तरफ से इस टूर्नामेंट में 12 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। ये तीसरी बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। इस महीने दिल्ली में आयोजित होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप से पहले भारतीय मुक्केबाजी के सदस्य मीडिया से बातचीत के लिए
दिल्ली में एकत्रित हुए। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 के मैस्कट वीरा का भी अनावरण किया। मौजूदा विश्व चैंपियन निखात जरीन और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर इस बार सबकी नजरें रहेंगी। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि भारतीय दल इस बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नए कीर्तिमान रचेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ BFI अध्यक्ष अजय सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि भारत की महिला मुक्केबाज नई ऊंचाइयां छू रही हैं। मैरी कॉम तक सफर रुका नहीं, उसके आगे लगातार बढ़ता चला गया है। एक के बाद दूसरा खिलाड़ी पहले से बेहतर करने की आग अपने अंदर लेकर चल रहा है। एंड दिस स्पिरिट इज टेकिंग द इंडियन बॉक्सिंग फॉरवर्ड। Big things that we've tried to do is to have more and more championships, international championships in India. And this is the third one. India is the first nation to host 3 world championships. This is the premier event, 74 nations, 350 participants, the largest number of nations ever in a world championship, and the largest number of participants ever in a world championship. So something for all of us to be proud of and happy. IBA महिला विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 26 मार्च तक नई दिल्ली में होना है। भारत की तरफ से इस टूर्नामेंट में 12 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा, जिसमें स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और मौजूदा विश्व चैंपियन निखात जरीन का बेहतरीन खेल भी देखने को मिलेगा। I'm looking forward to represent my country in this world championship and defend my title, but in the different weight category, in the new weight category, that is 50 category, which is an Olympic weight category. So I'm really excited and I hope कि मैं इस बार भी गोल्ड जीत के अपने देश का नाम ऐसे ही रोशन करूँ जिस तरह से मैंने लास्ट ईयर किया था इस्तांबुल में। हमारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे पूरे कोचेस बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें हर चीज़ का फैसिलिटी मिल रहा है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है, BFI बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो आशा करते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे। हम लोग सभी का ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारे पूरे वेट कैटेगरी में मेडल लाने की। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। इसके बाद भारत 2 बार साल 2006 और 2018 में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है। इसके अलावा भारत ने साल 2017 में गुवाहाटी में महिला युवा विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भी की है। 2016 से भारतीय मुक्केबाजों ने पुरुषों और महिलाओं की श्रेणियों में 16 एलीट विश्व चैंपियनशिप पदक जीते हैं। उम्मीद है कि महिला मुक्केबाज इस चैंपियनशिप में भी जीत का सिलसिला जारी रखेंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल आमने सामने होंगी। टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मैच खेले हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को 2 मुकाबलों में जीत मिली है। अंक तालिका की बात करें तो दिल्ली 4 अंक के साथ दूसरे पायदान पर है, जबकि गुजरात जायंट्स को 3 मुकाबलों में से केवल 1 में जीत हासिल हुई है और टीम अंक तालिका में 4थे स्थान पर है। ऐसे में गुजरात जायंट्स की कोशिश आज के मैच को जीतकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति सुधारने की होगी। महिला प्रीमियर लीग के 8वें मुकाबले में कल यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 10 विकेट से हरा दिया। यूपी की इस टूर्नामेंट में 3 मैचों में ये दूसरी जीत है। वहीं आरसीबी को लगातार चौथे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी 20वें ओवर में 138 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं जवाब में यूपी वॉरियर्स ने 13 ओवर में बिना किसी नुकसान के 139 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। यूपी के लिए कप्तान एलिसा हीली और देविका वैद्य ने पहले विकेट के लिए 139 रनों की साझेदारी की। एलिसा हीली अपने शतक से चूक गई। वो 47 गेंद पर 96 रन बनाकर नाबाद रहीं। भारत की अंकिता रैना और ऋतुजा भोंसले आज बेंगलुरु ओपन के सेमीफाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगी। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में चौथी वरीयता प्राप्त अंकिता ने डिया हेरडजल्स को 6-1, 6-7, 7-5 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। जबकि ऋतुजा भोंसले की बात करें तो उन्होंने 8वीं वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के ईडन सिल्वा को 3-6, 7-6, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है।
3 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बना ली है। मरे ने 3 घंटे 12 मिनट तक चले पहले दौर के मुकाबले में अर्जेंटीना के टॉमस मार्टिन एचेवेरी को 6-7, 6-1, 6-4 से हरा दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।